हेलो हेलो हेलो। वो बुक किसके पास है भाई? आपके पास है क्या? मैं उधर देख रहा था। लाई निकाल लिए सब सोने लिया है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे वो लिंक नहीं आप वो जनरेट हो पाया उसका, पर रिकॉर्डिंग बाद में डलवा देंगे, ठीक है? डलवा दो, अभी आया ही नहीं। हाँ, तो लिंक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है? कैसे पढ़ोगे, ये क्या है? आगे आ जाओ थोड़ा। देखिए यहाँ पर अब हम निकालना चाह रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कल हमने निकाला था टेंजेंशियल वेलोसिटी और नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है? अब हम निकालेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप डायग्राम समझिए इसका। देखो, मान लीजिए ये कोई कर्व है, वही कल वाला डायग्राम रहेगा। मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व के ऊपर P बिंदु है। अब P बिंदु है तो और एक बिंदु Q है। जब पहले पार्टिकल P पे था, फिर वो Q पर चला गया, ठीक है? तो P बिंदु पर अगर हम ये P यहाँ ले लो, चलो, P बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट हाँ, टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा? फाई, ठीक है? और उसके बाद अगर हम Q पॉइंट पे, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, Q पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं तो एंगल कितना बनता है? फाई प्लस डेल साई, ठीक है? और कल हमने देखा था सवाल के अंदर, इस P को हमने आगे बढ़ा दिया और यहाँ से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला। अब देखो, ये एंगल जो है आपका, ये वाला जो एंगल होगा, ये आपका डेल्टा साई होगा। कितना होगा? डेल्टा साई। और P और Q को मैं वापस कल की तरह फिर मिला देता हूँ। तो P और Q को जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो PQ जो है वो तो है अपना डेल्टा S, ये तो कितना है? डेल्टा S। और ये है अपनी आर्क, मतलब कोण PQ, ठीक है? चाप। अब देखिए, आपको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। भाई, आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है और अपॉन चेंज इन टाइम, और टाइम में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है? अब आपसे अगर मैं पूछूं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है? तो देखिए, पहले आप ये समझिए कि, तो आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, मान लीजिए, देखो, लेट द पार्टिकल एट पॉइंट P एट टाइम t। भाई, जब आपका टाइम t था तो पार्टिकल पॉइंट P पे था, ठीक है? विद वेलोसिटी v, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v वेलोसिटी थी। बात समझ में आ गई? आफ्टर टाइम डेल्टा t द पार्टिकल reaches at point Q at time t plus delta t,
विद वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v। ठीक है, अब वो देखो, अब हमने वेलोसिटी मान ली यहाँ पे, आपसे ये ऐसे कह रहा है कि जब p पॉइंट पे था, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो आपको वेलोसिटी माननी पड़ेगी यहाँ पे। तो हमने माना कि p पॉइंट पे वेलोसिटी b है, और जब हमारा पॉइंट q आ गया तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? v प्लस डेल्टा v। ठीक है, तो अब देखो, अब हमसे पूछा क्या है? चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो चेंज होगा, मतलब जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बनेगा, वो एक्चुअल में ये बनेगा v प्लस डेल्टा वी इंटू कोस डेल्टा फाइव माइनस v बटा डेल्टा टी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आएगा, मैं वही बता रहा हूँ। अब देखो ये कैसे आया, इसको समझो भाई। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी में डिफरेंस निकालना है आपको कि भाई पहले P पॉइंट पे कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी और Q पॉइंट पे कितनी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो, आपका ये एंगल, ये टेंजेंट है, जैसे ये है ना, एक्चुअल में सीधी लाइन है, ये थोड़ा सा इसको टेढ़ा बन गया, पर ये सीधा है एकदम। ठीक है, तो है क्या? देखो ये हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक है, तो P पॉइंट पे तो टेंजेंट बन रहा है, उस पर तो वेलोसिटी कितनी है? v। तो वो तो होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब Q पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो हम निकाल रहे हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, एक तरह से रेडियल की तरह हो गई है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई थीटा लेते हैं तो r की डायरेक्शन में क्या लिया जाता है? कोस कंपोनेंट लिया जाता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या लिया जाता है? साइन कंपोनेंट। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट कौन से की? टेंजेंशियल की डायरेक्शन में। तो Q पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? v प्लस डेल्टा वी। तो इसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? कोस। तो Q पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई टेंजेंशियल v प्लस डेल्टा वी कोस डेल्टा वी, और P पॉइंट पे हो गई v। दोनों का डिफरेंस हो गया चेंज, और बटा डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे भैया ये कह रहे हैं कि जो हमारी स्पर्श रेखा है ना, एक तो स्पर्श रेखा निकाल रहे हैं हम, एक तो अभिलंब के सापेक्ष निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं स्पर्श रेखा के सापेक्ष। अब आप त्वरण निकाल रहे हो स्पर्श रेखा के सापेक्ष, तो त्वरण क्या होता है भाई? हमारे वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो तो त्वरण होगा। तो आपका वेग P पे कितना था और Q पे कितना था? तो Q वाला माइनस P, ठीक है, और बटे में डेल्टा टी, यही तो निकलेगा। तो Q के ऊपर कितना होगा? स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में आप पता है कि एंगल कितना बनना है? डेल्टा फाई। ठीक है, तो कोस कंपोनेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, और इधर कौन सा होगा? साइन कंपोनेंट। तो हम तो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो Q के ऊपर वेलोसिटी कितनी है? ये, और इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में कोस कंपोनेंट। तो ये तो हो गई Q के ऊपर वेलोसिटी टेंजेंट की दिशा में। ठीक है, और P पे वेलोसिटी हम कितनी मान के चल रहे हैं? v। तो दोनों का अंतर ये हो गया। बात समझ में आ रही है? ये कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है? टेंजेंशियल वेलोसिटी की। तो टेंजेंशियल का डिफरेंस लिया है। जब मैं नॉर्मल लूंगा भाई, जब मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? पहले Q पे निकालूंगा नॉर्मल, और P पे भी निकालूंगा नॉर्मल। और आपको पता है P के ऊपर नॉर्मल वेलोसिटी तो 0 होती है, कल निकाली थी। और Q के ऊपर जो नॉर्मल वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगा इसका साइन कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है? भाई साइन ही तो होगा, कोस इधर है तो साइन इधर होगा, ऑटोमेटिकली बात है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ समझने की है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप करो। देखो अब आपको पता है सिंस डेल्टा फाई इज वेरी स्मॉल, आपको पता है कि ये जो एंगल है बहुत ही स्मॉल है। अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है तो कोस डेल्टा फाई जो है वो नियर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के आसपास होगा और कोस 0 1 की तरफ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, 1 होते ही ये वैल्यू क्या बन गई? B से B कट गया। ठीक है, V से V कट गया। तो आपके पास फाइनल क्या आ गया? ये हो गया dV अपॉन dt। तो आपका dV अपॉन dt आ गया। क्या आ गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और आपको ये भी पता है, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि dv/dt जो होता है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक ये भी लिख सकते हैं d2x/, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 तरीके बताए थे लिखने के। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया कि भैया ये या तो dv/dt होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। तो ये तो आ गया हमारा पहला डेरिवेशन। ठीक है, फिर आपको निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब हम निकाल रहे हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताओ भाई अमित, तुम बताओ क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी का कंपोनेंट इस दिशा में, इस दिशा में यहाँ पे हो गया और इस दिशा में यहाँ पे हो गया, तो कौन सा कंपोनेंट होगा क्यू पॉइंट पे? कौन, किसका? है डेल्टा वी नहीं, वी प्लस डेल्टा वी। हाँ हाँ, तो इसका कंपोनेंट हो गया वी प्लस डेल्टा वी, और इसका एंगल कितना होगा? साइन डेल्टा फाई। और पी पॉइंट पे कितना है? पी पॉइंट पे वी नहीं है। पी पॉइंट पे कल ही तो निकाला था, जीरो। नॉर्मल कंपोनेंट जीरो आया था कल, और बटे में डेल्टा टी, ठीक है, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आई बात समझ में? अब आपको पता है फिर वही बात, सिंस डेल्टा फाई इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो साइन और डेल्टा फाई नियर इक्वल टू डेल्टा फाई हो जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। कल वाले में जीरो कर दिया था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, देखो v प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो ये भी नेगलेक्ट कर दो, तो ये आ गया v डेल फाई अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो ये आ गया आंसर v डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, देखो ये जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल के आया है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल के आया है v डी फाई अपॉन डी टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v डी फाई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v डी एस अपॉन डी टी बटा डी एस अपॉन डी फाई। और आपको ये पता होना चाहिए कि डी एस अपॉन डी टी जो होता है वो एक्चुअल में v होता है। वो तो क्या होता है? v तो होता है वेलोसिटी, तो ऊपर v आएगा, v और v मिलके क्या हो गया? v स्क्वायर। और ये नीचे जो होता है इसकी वैल्यू होती है रो, ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहाँ समझ में आ रही है? डी मतलब यहाँ पे लिख लो साइड पे, क्योंकि डी एस अपॉन डी फाई क्या होता है? रो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन निकल के आ गया v स्क्वायर बाय रो। हाँ वो एक बात तेरी अलग है। देखो हम तो समाधान बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, नज़र नहीं रख सकते।
भाई ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, जब इसको गुणा करेंगे तो इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये भी नेग्लिजिबल कर दिया, डेल्टा भी और डेल्टा साई, क्योंकि दोनों स्मॉल है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। किसका फोन आया था? आमिर का। कर देंगे 2 दिन में खत्म। एग्जाम्पल ज़्यादा है, वैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो बता दूंगा मैं आपको, उनका सॉल्यूशन दे दूंगा। बड़ी तो है ही, इतना अभी छोटा नहीं है, 30 यूनिट ज़्यादा बड़ी है। थर्ड बता दो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए इसका। ए पार्टिकल मूविंग along the arc of a cycloid in which in such a manner that tangent at its rotates with constant angular velocity. So that acceleration of moving particle is constant in magnitude. ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए सवाल को। ये ऐसे कह रहा है कि पार्टिकल है भाई, ठीक है, एक पार्टिकल साइक्लो मूव करता है, मतलब एक पार्टिकल चल रहा है, गमन कर रहा है भाई, ठीक है, सुन लो भाई ध्यान से। एक पार्टिकल है मूव अलोंग द आर्क ऑफ साइक्लोइड, एक साइक्लोइड है भाई हमारे पास। अब साइक्लोइड का स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको। साइक्लोइड है, उसकी आर्क मतलब उसकी जो चाप है उसके अलोंग घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है कि इसका जो टेंजेंट है वो रोटेट होता है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है टेंजेंट रोटेट होने का मतलब क्या है, डी फाई अपॉन डी टी की बात कर रहा है, कल भी बताया था मैंने आपको, वो कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, मतलब वो भी अचर होगा, ठीक है भाई, ये अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि पहली बात तो आपसे पूछा चाह रहा है कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होगा इसका, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो एक्चुअल में होगा क्या, वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये होगा पहली बात। तो ये भाई टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, अब तो दो कंपोनेंट पढ़ लिया ना अपन ने भाई, टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है। पहले आप ये समझिए इसमें कि ये जो साइक्लोइड है, ये साइक्लोइड इस टाइप का होता है,
यहाँ से इस टाइप से, और ये इससे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी एक्सिस होती है, यहाँ पे थीटा होता है माइनस पाई, यहाँ पे थीटा होता है पाई, ऐसे ये साइक्लॉइड हमारा होता है। ठीक है, अभी साइक्लॉइड पर एक पॉइंट है वो पी पॉइंट पे चल रहा है, पी पॉइंट पे चल रहा है, तो यहाँ से हम खींचेंगे टेंजेंट, और ये टेंजेंट बनाएगा साई एंगल। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी समीकरण क्या होती है। इसकी जो समीकरण होती है, मतलब आपको, हाँ बिल्कुल ये याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड जो होती है वो होती है हमारी बेसिकली S बराबर 4a साइन फाई, ये होती है साइक्लॉइड का समीकरण। ठीक है, क्या होती है 4a साइन फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अब इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो मुझे ये बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सूत्र क्या होता है, d2s अपॉन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या होता है v² बाय। इसका मतलब इन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको s दे रखा है। ठीक है, आपको ये गिवन है कि टेंजेंट रोटेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब डी फाई अपॉन डिट्टी, और डी फाई अपॉन डिट्टी किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो मैंने मान लिया भाई ये सी के बराबर है। पहली बात तो ये दे रखी है, समझ आ गई बात, ऐसा क्यों है। दूसरा आपको किसने क्या दे रखा है, ये दे दिया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, नाउ इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, भाई साइक्लॉइड की इक्वेशन क्या होती है, S बराबर 4a साइन फाई, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो तो निकलेगा ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होगा 4a, साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कोस फाई, और फाई का क्या होगा डी फाई अपॉन dt, और डी फाई अपॉन dt की वैल्यू क्या है c, तो इसका आंसर आ जाएगा 4ac कोस फाई। इसका फिर डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d2s अपॉन dt स्क्वायर, ये आ जाएगा 4ac, कोस फाई का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन फाई, और फाई का करेंगे तो फिर आएगा डी फाई अपॉन dt, इसके जगह फिर c रख देंगे तो यह आएगा माइनस का 4ac साइन फाई, और ये हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू निकल के d2s अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को भाई, और चाहिए अपने को इसको, और चाहिए अपने को v। v एक्चुअल में यही है, दिस इज v, ये v मिल गया अपने को, ds अपॉन dt v होता है। एक चाहिए अपने को रो, रो जो होता है, रो होता है एक्चुअल में ds अपॉन डी फाई। ठीक है, s की वैल्यू दे रखी है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 4a साइन फाई का डिफरेंशिएशन कोस फाई, ये किसकी वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का सूत्र क्या हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका स्क्वायर बनेगा 16a स्क्वायर c की पावर 4 साइन स्क्वायर फाई, और प्लस v स्क्वायर बाय रो, v स्क्वायर बाय रो का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर का मतलब ये नहीं, v स्क्वायर का मतलब ये, तो इसका मतलब 4a स्क्वायर, हाँ v स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर इसका हाँ v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर का भी स्क्वायर है, हाँ मतलब एक बार एक काम करो, इस v स्क्वायर बाय रो को सॉल्व कर लो बस साइड में। देखो भाई v स्क्वायर बाय रो, v स्क्वायर का मतलब क्या आएगा, v स्क्वायर आएगा 16a स्क्वायर c स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और रो कितना आएगा 4a कोस फाई, 4a कोस फाई, दोनों को काट के कितना आया 4a c स्क्वायर कोस फाई, और इसका करना है हमें स्क्वायर, तो ये आ गया 16a स्क्वायर c की पावर 4 कोस स्क्वायर फाई। अब देखो यहाँ से, देखो 16a स्क्वायर c की पावर 4, 16a स्क्वायर c की पावर 4, ये तो आ गया कॉमन,
और साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव क्या होता है 1, और इसका रूट लेंगे तो इसका रूट कितना आ गया 4ac²। और आपको पता है ये जो वैल्यू है ये अपने आप में कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, और यही अपने को सिद्ध करना था। कहानी खत्म। भाई इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, बस साइन फाई का कोस फाई हो गया, और टी के सापेक्ष हो रहा है तो डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू सी है। हाँ स्पीड ही रहती है, कैसे बोला। हाँ क्या था नहीं करेंगे तो कराऊंगा। और देखिए अभी खोल, पहले करवा दूँ फिर खोलना, फिर बता दूंगा मैं। एक सवाल लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया ना। देखो ए पार्टिकल मूव इन ए कैटेनरी S बराबर C टेंजेंट फाई एंड डायरेक्शन ऑफ its acceleration make, ये दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ये और नीचे लिखो इक्वल एंगल विद टेंजेंट and the normal to path at any point if speed at vertex psi is equal to 0 bu, so that velocity and acceleration at
एनी अदर पॉइंट साई आर यू ई की पावर 5 एंड √2/c यू स्क्वेयर ई की पावर 2 साई कॉस स्क्वेयर साई। ये भाई 2017 में पूछा हुआ है ना, और इसके चांस है आने के पूरे क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिए पहले। की पावर 2 सही है। हाँ, देखो ये ऐसे कह रहा है कि जैसे कि एक पार्टिकल है, ठीक है भाई, देख ले भाई अमित कुमार, एक पार्टिकल है, वो एक कैटेनरी है। अब कैटेनरी एक तरह की वक्र होती है, बताऊंगा अभी, ठीक है। और वो कैटेनरी जो है उसकी इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन है उस कैटेनरी की। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल है वो कैटेनरी के अलोंग घूम रहा है, और इस तरह से घूम रहा है कि वो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो हमारा टेंजेंट के साथ और नॉर्मल के साथ बराबर कोण बनाती है। मतलब जो हमारी स्पर्श रेखा और अभिलंब है ना, दोनों के साथ वो बराबर का कोण बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि इफ अगर, अच्छा ये भी दे रखा है कि जब हमारा वर्टेक्स की बात आती है, वर्टेक्स के ऊपर जब पार्टिकल है, वर्टेक्स का मतलब जो फाई की वैल्यू क्या है 0, उस केस में उस पार्टिकल की वेलोसिटी u है। तो हमें ये बताना है कि किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होंगे, वो वेलोसिटी ये होगी और एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बनाइए डायग्राम, देखो ये होती है कैटेनरी इस टाइप से, ठीक है। ये होता है हमारा वर्टेक्स 0,c, और ये जो दूरी होती है, देखो ये क्या होता है, ये c दूरी पर जाती है, तो ये जो दूरी होती है ये c होती है हमारी, ये ध्यान रखना। मतलब इसको टच नहीं करती 0, 0 को, ठीक है, बल्कि थोड़ी ऊपर से जाती है, और ये दूरी c होती है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 0,c होता है। अब इसके ऊपर एक बिंदु है, इस बिंदु से हमने खींचा ये टेंजेंट, और ये एंगल क्या बना रहा है फाई। ठीक है। अब देखो आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है। देखो ये जो इसने लाइन कही है ना कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो बराबर कोण बना रही है, किसके साथ, टेंजेंट और नॉर्मल के साथ। इसकी लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर दे रखा है। इस लाइन का मतलब ये है भाई, इस ये जो लाइन दे रखी है ना कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो बराबर कोण बना रही है, किसके साथ, टेंजेंट और नॉर्मल के साथ, स्पर्श रेखा और अभिलंब के साथ। इसका मतलब ये है कि आपका अभिलंब त्वरण और स्पर्शीय त्वरण दोनों क्या बराबर है, ठीक है। तो ये गिवन है, आप लिखोगे इसका सॉल्यूशन में, इट इज गिवन, ये गिवन है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, नॉर्मल एक्सेलरेशन के। टेंजेंशियल नॉर्मल के बराबर है, इसका मतलब d2s/dt² किसके बराबर है, v²/ρ के बराबर है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है इसमें से सीधी बात है v निकालने की, क्योंकि आपसे वो v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तब मुझे एक बात बताइए यहाँ पे छोटी सी, कि आपने ये पढ़ा होगा, मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v dv/, और इसको लिख सकते हैं v²/ρ। v से v काट दो, तो यहाँ से क्या आ गया, dv/ds किसके बराबर आ गया, v/ρ के बराबर आ गया भाई, ds बताया था ना उसने लिखने का तरीका, ठीक है। ये आ गया v²/ρ। अब मुझे बात यहाँ पे, एक तो बात ये आ गई, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि आपको ये दे रखा है s की वैल्यू क्या दे रखी है, c tan साई दे रखी है, तो ds/d कितना होगा, c tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² साई। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है ये एक्चुअल में बराबर होती है किसके, रो के। तो ये रो का मान पता चल गया अपने को, ठीक है।
ठीक है भाई, एक इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वी डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। अब ये हो गया वी स्क्वेयर से चलो ये हो गया, रो की वैल्यू क्या है डी एस अपॉन डी फाइव, तो डी एस से डी एस काट दो, तो क्या बच गया यहाँ से बच गया वी, मतलब यहाँ से बच गया डी वी, यहाँ से बच गया वी, और डी एस से डी एस कट गया, और यहाँ से क्या बच गया, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया डी वी अपॉन वी इजकल टू क्या हो गया डी फाइव, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इसका लॉग v, और ये कितना हो गया 5 प्लस कॉन्स्टेंट c1 प्लस कॉन्स्टेंट c1, ठीक है, समझ आ गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, देखो जब अब c1 की वैल्यू निकालो, जब आपकी 5 वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल क्या था 0, नहीं हाँ u था, ये सवाल में दे रखा है, सही बात है, ये कितना था u, ये दे रखा है ना भाई, जब साई बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, तो जब फाई 0 तो वेलोसिटी u इसमें रख दो, तो जैसे ही इसमें रखोगे तो ये बन जाएगा log u बराबर 0 प्लस c1, यहाँ से c1 की वैल्यू निकल के आ गई कितनी log u, इसको उठा के वापस यहाँ रख दो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया log v बराबर 5 प्लस log u, इसको इधर उठा लो, तो ये लिखेंगे log ऑफ v बटा u बराबर 5, और यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, v अपॉन u का मान कितना आ गया e की पावर 5, और यहाँ से आप लिख सकते हो v का मान u इंटू e की पावर 5, तो एक तो ये निकालना था अपने को, ठीक है भाई। एक तो वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी तो आ गई निकल के, एक निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो भैया आपको उसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, हाँ तो देखो इस ये दोनों आपको पता है कि बराबर है, तो इसका मतलब मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, इधर कर दो नीचे, देखिए अब आपको पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में क्या है, टेंजेंशियल एक्सल, मतलब ये होता है d2s अपॉन dt स्क्वेयर का स्क्वेयर, और यहाँ पे होता है v स्क्वेयर बाई रो का स्क्वेयर। अब आपको देखो सवाल में ये दे रखा है कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब इसकी जगह भी v स्क्वेयर बाई रो रख दूँ, ठीक है, v स्क्वेयर बाई रो का स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर बाई रो का स्क्वेयर, तो कितना आएगा 2v स्क्वेयर, हाँ v स्क्वेयर बाय रो का होल स्क्वेयर, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा √2 v स्क्वेयर बाय रो। अब v स्क्वेयर का मान बताओ भाई क्या होगा, देखो है v स्क्वेयर का मान, अब देखो b का मान आपको पता चल गया, यहाँ से v स्क्वेयर का मान रखो, तो ये आ गया √2, v स्क्वेयर का मान क्या हो गया u स्क्वेयर e की पावर 25, और रो का मान कितना है, रो का मान ये रहा c sec स्क्वेयर 5, इसको ले जाओ ऊपर, तो फाइनली आ गया √2 u स्क्वेयर e की पावर 25 बटा c और cos स्क्वेयर 5, यही निकालना था अपने को, ये आ गया आपका ये वाला। भाई ये देखो इक्वेशन नंबर, इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 में दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर है तो इसकी जगह पे तो यही रख सकता हूँ, तो डबल नहीं हो जाएगा, पूरे के नीचे क्या, वो कहीं रख लो उसको, इसके नीचे रख ले चाहे हो जाएगा।
नहीं, ये लास्ट एक्सरसाइज है। क्या इसके बाद है कहाँ? वो नहीं है, वो हट गए सिलेबस से, है ही नहीं वो टॉपिक, देख लेना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, नहीं है। आ रहे हो सर? या और पढ़ा दूँ? लिख ले भाई मुझे फटाफट। सर एक बार देखना, आवाज आ रही है क्या? ये क्या ब्लिंक कर रहा है? मुझे लगता है ये चार्ज खत्म हो गया इसका, देखो बंद हो गए। बंद हो गया। क्या बोलिए? अच्छा बातें नहीं, बातें नहीं। इतिहास में देखिए ये क्या कहना चाह रहा है सवाल में, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो एक कर्व के अलोंग घूम रहा है, ठीक है। अब इसने कर्व के बारे में कुछ नहीं बताया कि भैया वो कर्व कैसी है, ठीक है। और ये कंडीशन दे दी कि भाई उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो दोनों बराबर है। तो आपको पता है कि d2s/dt² को बराबर रखना है v² बाय रो के। दूसरी बात इसने क्या कहा है
कि जो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, टेंजेंट की, वो कांस्टेंट है, तो डी फाई अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट ले लिया। तो हमसे पाथ की इक्वेशन पूछी है, पाथ का मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो कर्व की इक्वेशन बताओ कि वो कौन सी कर्व होगी। तो कर्व की इक्वेशन या पाथ की इक्वेशन जब भी निकालना हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हमेशा टी को एलिमिनेट करा करो, टी को वहाँ से हटा दो। तो देखो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो देखो पहली चीज़ अपने को इसमें क्या पता है, पहला तो ये पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर है नॉर्मल एक्सेलरेशन का। इसका मतलब d2s अपॉन डी टी स्क्वेयर किसके बराबर है, v स्क्वेयर बाय रो के बराबर है। एक तो ये दे रखा है, इसको 1 मान लो थोड़ी देर के लिए। एक तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है, ठीक है। अब मैंने आपको d2s अपॉन डी टी स्क्वेयर को लिखने का तरीका बता ही रखा है कि इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको t को हटाना है, तो t को हटाना है तो t वाली टाइप हटा दो, फिर यहाँ से आप लिखेंगे इसको v dv अपॉन ds बराबर v स्क्वेयर बाय रो, ठीक है। v स्क्वेयर बाय रो हो गया और रो की वैल्यू डाल दो यहाँ से थोड़ी देर के लिए, तो v से ही v कट गया। चलो तो यहाँ से आप लिखेंगे इसको dv अपॉन ds बराबर v और इसकी जगह लिख लो ds अपॉन डी फाई, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ds अपॉन डी फाई। बात समझ में आ गई ना, क्या क्या रो की वैल्यू डाल दी यहाँ पे और ds से ds एडजस्ट कर दिया, तो dv अपॉन v किसके बराबर आ गया, डी फाई के बराबर आ गया, ठीक है। और इसका कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से आ गया log v बराबर प्लस c1, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक काम करें, इसको c1 ना कहकर इसको log c ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ v बटा c1 बराबर 5। इसको एंटी लॉग ले लीजिए तो v आ जाएगा हमारा c1 e की पावर 5। ये किसकी इक्वेशन आ गई हमारी, v की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपसे पूछा है पाथ का इक्वेशन, याद रखना आप, जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा कि जितनी भी जो कर्व की इक्वेशन थी ना वो s और फाई में दे रखी थी, तो आपको आंसर s में चाहिए, सीधी सी बात ही है। और हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, v की, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt, लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं v को, ds अपॉन dt, ठीक है। तो ये ds अपॉन dt है, एक्चुअल में ds अपॉन dt की वैल्यू आई है निकल गई है, तो इसको आप नोट करेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दूसरी बात देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक बात और कह रखी है कि भैया जो टेंजेंट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब डी फाई अपॉन डी टी है वो भी क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इस कांस्टेंट को मैं थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसको c2 या इसको मैं मान लेता हूँ ओमेगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, 2 और 3 को करा दो भाग, 2 और 3 को क्या करा दो, भाग करा दो, तो जिससे dt से dt कट जाए। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करा दो इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ds अपॉन डी फाई किसके बराबर आएगा, c1 e की पावर 5 और बटे में ओमेगा। अब इसको इधर ले आओ तो ये बन गया ds इजिकल टू c1 अपॉन ओमेगा e की पावर 5 इंटू डी फाई, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ से आ गया s, ये आ गया c1 अपॉन ओमेगा e की पावर 5 का e की पावर 5 आएगा और एक नया कांस्टेंट इसको मैं नाम दे देता हूँ b, ठीक है। और ये c1 अपॉन ओमेगा ये भी कांस्टेंट है, इसको नाम दे देते हैं a। तो फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी हमारे पास s इजिकल टू a e की पावर 5 प्लस b, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 2 तो देखो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, v क्या होता है ds अपॉन dt, ठीक है। और आपको ये भी दे रखा है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है,
तो एंगुलर वेलोसिटी टेंजेंट की ये कांस्टेंट हो गई, दोनों को भाग कराया dt कैंसिल करने के लिए, बट dt को t को हटाना है ना, बस t को हटाना है और s और फाई को लेके आना है, बस ये कहानी है। c1 बटा ओमेगा को a मान लिया और इसको b मान लिया है, ये हाँ हाँ क्या, अरे यहाँ से निकली है ना भैया, ये देखो ना लॉग, अब ये लॉग हटेगा तो इधर e की पावर फाइव नहीं आएगा और c1 को उधर ले जाओ, भाई सोल्व करके तो आइए। बी भैया इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा ना। हाँ वो बी लिख दिया, किताब वाले ने बी लिख रखा है और इसने इसको ए लिख रखा है, इसलिए लिख दिया मैंने, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देखो जो क्वेश्चन मैंने आज कराया है ना, इनमें से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, जो मैं करवा रहा हूँ सब आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, छोड़ना तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कह रहा है इसको समझो। सवाल में ये कह रहा है भाई एक पार्टिकल है, वो किसी प्लेन कर्व में घूम रहा है, ठीक है, कर्व के बारे में कुछ नहीं बताया, छोड़ो। उसके बाद ये कह दिया कि टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, दोनों वो क्या नहीं कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, वो कांस्टेंट रहते हैं। वो हमें ये बताना है कि भाई जो हमारा एंगल फाई होगा जिसके द्वारा डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न, मतलब कह रहे हैं भाई जो टेंजेंट घूम रहा है ना, तो टेंजेंट घूमेगा तो मोशन की डायरेक्शन बनेगी, दिशा बनेगी। तो कह रहा है कि वो जो एंगल है, जिस एंगल से वो टेंजेंट घूम रहा है, उस एंगल की वैल्यू ये होती है। मतलब आपसे फाइव इस बार एंगल पूछ लिया, पिछले वाले में पाथ पूछा था, उससे पहले वो कुछ और पूछ रहा था, तो सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये कहा है कि भैया दो चीज़ें कह रखी है। पहला तो ये कह दिया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होता है, d2s अपॉन ये कांस्टेंट है, उसको मैंने a मान लिया। फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है v² बाई रो, इसको मैंने क्या मान लिया,
बी मान लिया, जो दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है उसको समझिए। ये तो प्रूफ करना है कि भाई ये फाइव साई जो है ना वो ये आएगा, ये लेके आना है अपने को, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, सॉरी, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, ए टी और प्लस में सी। भाई इसका मैंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। इंटीग्रेट करा तो इधर तो डी एस अपॉन डी टी बन जाएगा, इधर टी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो ए टी प्लस कॉन्स्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डी एस अपॉन डी टी है ये एक्चुअल में क्या होता है, v होता है। तो ये v की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकल गई, v की। आ रही बात समझ में। चलिए अब मुझे एक बात और बता दो थोड़ी सी, देखिए अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वी स्क्वायर बाय रो, ठीक है। v की वैल्यू क्या होती है भाई, v की वैल्यू क्या होती है, डी एस अपॉन डी टी, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूं। और रो की वैल्यू क्या होती है, डी एस अपॉन डी फाई, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको ना मैं ऐसे नहीं लिखता, देखो यहाँ पे वी स्क्वायर है ना, तो मैं एक वी को तो डी एस अपॉन डी टी रखता हूँ और एक वी को मैं वी रख लेता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, 2 वी स्क्वायर है ना, एक वी स्क्वायर को तो एज इट इज रखा और एक को तोड़ लिया, और ये किसके बराबर आया, बी के बराबर आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि ds से ds कट गया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक तो बचेगा v और एक बचेगा डी फाई अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। और मुझे ये बताओ v की वैल्यू क्या है, 80 प्लस सी, तो यहाँ पे हम रख दें इसकी जगह 80 प्लस सी इंटू डी फाई अपॉन डी टी, ये किसके बराबर आ गया, b के। तो t वाली टर्म को t की तरफ ले जाओ और बाकी टर्म को एक तरफ रहने दो। एक काम करो, इसको ऐसे करो यहाँ से, अब इसको ना डी फाई को तो एक तरफ रख लो और इधर ले जाओ b और इधर लिख लो डी टी और बटे में 80 प्लस सी, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो इधर इंटीग्रेशन करते ही क्या आ जाएगा, ये तो आ गया फाई। इधर देखो b तो बच ही रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, log 80 प्लस सी, और 80 अपॉन सी के साथ क्या आएगा, a, हाँ, और प्लस में एक नया कांस्टेंट, इस नए कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए log d। क्या नाम दे देते हैं इसको, log d। बात समझ में आ रही है। और log d ना देना चाहो तो केवल d दे दो, लो और अटपटा लग रहा है तो ये नया कांस्टेंट d, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस d की वैल्यू निकालनी है। देखो मुझे ये बताइए, जब टाइम हमारा 0 था तो फाई कितना था भाई, जब टाइम बराबर 0 था तो फाई कितना होता है, तो इसमें फाई को क्या रख दो, 0 रख दो, b अपॉन ए लॉग, इसकी जगह रख दो 0, तो ये कितना आ गया, log c और प्लस d। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का b अपॉन सी log c, ठीक है। अब ये d की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख दो, तो ये कितना आ गया, साई आ गया हमारा b अपॉन ए log 80 प्लस सी, और d का मान क्या आ गया, माइनस का b अपॉन ए log c, ठीक है भाई। b अपॉन ए को क्या करो यहाँ से, क्या है, b अपॉन ए को निकाल लो कॉमन और c को ले आओ भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा फाई इजिकल टू b अपॉन ए log 80 प्लस सी बटा c। अब c से करा दो इसको भाग, तो यहाँ से अपन इसका लिख सकते हैं b अपॉन ए log a अपॉन सी टी प्लस 1,
लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस b अपॉन ए को मान लेते हैं a, और इस c अपॉन ए को मान लेता हूँ b। तो ये बन जाएगा साई बराबर a log 1 प्लस bt। ये आ गया हमारा आंसर। भाई कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट कर दो उसको। और ये आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, पार्थ में देख लेना। ठीक है, अब एक बार बुक निकालो। देखो बुक को एक बार पास लेके बैठिए।